Hey guys, welcome back to our YouTube channel Learn Science। आज हम ऑक्सफोर्ड न्यू साइंस इन एवरीडे लाइफ क्लास 8 का चैप्टर नंबर 14 सम नेचुरल फेनोमेना का पार्ट 2 लेकर के आए हैं, जिसमें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लाइटनिंग को। ओके, किसको डिस्कस करेंगे? लाइटनिंग को। और लाइटनिंग में बेसिकली लाइटनिंग होती क्यों है, ठीक है। सबसे पहले तो हम यही बात जानेंगे कि भाई लाइटनिंग होती क्यों है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि लाइटनिंग जब होती है तो कितने टाइप्स की होती है। उसके बाद कि लाइटनिंग के वक्त हम क्या लाइटनिंग से बच सकते हैं, है ना। बहुत सारी भाई लाइटनिंग जो होती है, बिजली जो चमकती है, तो क्या हम लाइटनिंग से बच सकते हैं। और इसके बाद हम ये देखेंगे कि जो सेफ्टी मेजर्स होते हैं ड्यूरिंग लाइटनिंग, जब लाइटनिंग हो रही हो, लाइटनिंग स्ट्राइक्स के वक्त, कि उस वक्त हम क्या क्या सेफ्टी मेजर्स अपना सकते हैं। और इसके अलावा आप बहुत सारी ऐसी लाइटनिंग देखते होंगे कि ऐसी बिजली जिसमें की आवाज़ होती है, बहुत सारी ऐसे देखते होंगे जिसमें आवाज़ नहीं होती है। तो ये सभी चीज़ों को, इन सभी चीज़ों को हमें डिस्कस करना है बहुत ही डिटेल में। तो आप पढ़ते रहिए, ठीक है, अच्छे से पढ़िएगा, सुनते रहिएगा। लेकिन इससे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, जो हमने कल का टॉपिक डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक चार्जेस के ऊपर, उसे हम थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। बिकॉज जो आज का टॉपिक है ये काफ़ी इससे रिलेट है, तो अगर हम लोग उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे तो आपको भी समझने में आसानी होगी। हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में। हमने ये देखा था कि इलेक्ट्रिक चार्जेस में मेनली कि जो एटम होता है, जितनी भी चीज़ें होती हैं दुनिया की, वो सभी के सभी क्या है, मैटर से बनी हुई है। ये सभी मैटर जो है वो एटम से बने हुए हैं, मैटर से बनी हुई नहीं है, सभी मैटर जो है वो एटम से बने हुए हैं। और जो एटम होता है उसके अंदर 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। यानी कि अगर आप एटम को तोड़ोगे तो एटम के अंदर भी एक एटम सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। किसी भी ऑब्जेक्ट के सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? एटम। एटम को भी आप तोड़ोगे तो उसके अंदर 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। वो जो 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो आपका होता है एक प्रोटॉन, ठीक है, एक होता है आपका न्यूट्रॉन, एक होता है आपका इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये जो प्रोटॉन होता है ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, न्यूट्रॉन आपका इस पे कोई चार्ज नहीं होता है, मतलब ये है कि ये न्यूट्रल होता है, और इलेक्ट्रॉन जो होता है आपका निगेटिवली चार्ज होता है। इतनी बातें समझ में आ गई कि एक एटम के अंदर 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। अब हमें यहाँ पे इसके चार्जेस के, यानी कि जो एटम होता है ये पॉजिटिवली चार्ज, सॉरी ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव को हम प्लस वी से डिनोट करते हैं, प्लस वी से। तो ये जो इसके अंदर जो चार्जेस होते हैं, इन्हीं चार्जेस की वजह से एटम या तो पॉजिटिवली चार्ज होगा या फिर निगेटिवली चार्ज होता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई कि भाई इन्हीं एटम्स के, अगर यही एटम, मान लीजिए प्रोटॉन की मात्रा, एक एटम के अंदर एक एटम, ज़्यादातर क्या होता है, जितनी भी चीज़ें होती हैं वो न्यूट्रल होती हैं। न्यूट्रल का मतलब क्या है, उसके अंदर पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज बराबर होते हैं। तो अगर कोई एटम ऐसा है जिसके बारे में ये कहा जाए कि ये पॉजिटिवली चार्ज है, इसका मतलब क्या है कि भाई उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज की मात्रा ज़्यादा है, उसके अंदर निगेटिव चार्ज की मात्रा कम है, ठीक है। और अगर ये कहा जाए कि कोई एटम जो है वो निगेटिवली चार्ज है, कहने का मतलब ये है कि उसके अंदर क्या है, निगेटिवली चार्ज की मात्रा ज़्यादा है और उसके अंदर पॉजिटिवली चार्ज की मात्रा कम है, ठीक है। तो इतनी बातें समझ में आ गई। अभी क्या होता है, कभी कभी नहीं, जब हम लोग, अब यहाँ पे हमने एक और बात पढ़ी थी कि जब हम लोग लाइक चार्जेस को, यानी कि पॉजिटिव चार्जेस को, लाइक चार्जेस का मतलब सेम चार्जेस, पॉजिटिव चार्जेस को लेकर के आएंगे, एक दूसरे के फेस टू फेस लेकर के आएंगे, एक दूसरे के सामने लेकर के आएंगे, तो क्या होंगे, वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक इधर भागेगा एक इधर भागेगा। इसी तरीके से आप निगेटिव चार्ज को, यानी कि लाइक चार्जेस होने चाहिए, तो अगर आप इनको लेकर के आएंगे तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। यही इसकी जगह अगर आप अनलाइक चार्जेस या अपोजिट चार्जेस को एक दूसरे के सामने लेकर के आएंगे, मान लीजिए पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस को हम एक दूसरे के सामने लेकर के आएंगे, एक दूसरे के फेस टू फेस लेकर के आएंगे, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, एक दूसरे के पास आएंगे। यही चीज़ आपको मैग्नेट में भी होती है। मैग्नेट में क्या होता है, मैग्नेट जो होता है उसमें 2 पोल्स होते हैं, साउथ पोल नॉर्थ पोल। अगर आपके पास 2 मैग्नेट है और उसके आपने साउथ पोल को एक दूसरे के फेस टू फेस रखा, एक दूसरे के सामने लेकर के आए, तो क्या होगा, वो एक दूसरे को साउथ पोल यानी कि सेम चार्जेस है, सेम पोल है, तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और अगर आपने अलग अलग पोल, यानी कि एक का साउथ पोल है एक का नॉर्थ पोल है, आप उसको लेकर के आए, तो वो क्या होंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इतनी बातें समझ में आ गई। तो हम यहाँ पे जो एक एटम के अंदर जो चार्जेस पढ़ रहे हैं, ये बेसिकली क्यों पढ़ रहे हैं, इस वजह से पढ़ रहे हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हो जो दुनिया की अक्सर चीज़ें होती हैं जो आपके आसपास रखी हुई होती हैं, ये सभी क्या होती है, न्यूट्रल होती है। लेकिन कभी कभी ये चीज़ें भी चार्ज हो जाती हैं, या अगर हम इनको चार्ज करना चाहें, मान लीजिए कोई न्यूट्रल चीज़ है, अगर आप उनको चार्ज करना चाहें तो आप उनको कैसे चार्ज कर सकते हैं। तो चार्ज करने के बहुत सारे मेथड हैं। हमने कुछ मेथड पढ़े थे जिनमें पहला मेथड आपने जो पढ़ा था वो क्या था, वो था आपका चार्जिंग बाय फ्रिक्शन।
कौन सा पढ़ा था आपने? चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, यानी कि फ्रिक्शन के जरिए से किसी को, एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट पे अगर आप रगड़ेंगे, मान लीजिए दो न्यूट्रल चीज़ें हैं, दो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट हैं, या हाँ दो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट भी ले सकते हैं, या कोई एक ऑब्जेक्ट जो चार्ज हो, ये सभी दो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को एक दूसरे पर रगड़ेंगे तो क्या होगा कि एक का चार्ज निकल करके दूसरे के ऊपर चला जाएगा, दूसरे के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसमें हमने बहुत सारे एग्जाम्पल पढ़े थे। मान लीजिए आपने एक जो है ग्लास रॉड को, आपने एक ग्लास रॉड के ऊपर अगर सिल्क का कपड़ा आपने रगड़ा तो वो चार्ज हो जाता है। तो हमने ये चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, ये पहला मेथड क्या था कि एक दूसरे पर रगड़ करके हम चार्ज कर सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इधर से उधर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सेकंड हमने मेथड पढ़ा था चार्जिंग बाय कंडक्शन, यानी कि चार्जिंग बाय कंडक्शन, है ना, कि भाई हम कंडक्ट करके, यानी कि एक दूसरे से जोड़ करके, कि भाई एक ग्लास रोड है, इसको आपको कोई मेटल के ऑब्जेक्ट को चार्ज करना है, एक मेटल का ऑब्जेक्ट है और एक ग्लास रोड है, तो आप ग्लास रोड को उसके पास लेकर के आओगे, उसको टच करोगे, उसको फिजिकली उसके कांटेक्ट में लेकर के आओगे तो इलेक्ट्रॉन इधर से उधर ट्रांसफर हो जाएंगे, यानी कि वो चार्ज हो सकती है। ओके, ये हमने सेकेंड मेथड पढ़ लिया था। थर्ड मेथड जो था वो था चार्जिंग बाय इंडक्शन। ये इसमें क्या होता है चार्जिंग बाय इंडक्शन में, कि हम इस ऑब्जेक्ट को, किसी भी ऑब्जेक्ट को जिसको हमें चार्ज करना है, उसके हम फिजिकली कांटेक्ट में नहीं लेकर के आते हैं, बल्कि क्या करते हैं उसके पास लेकर के आ जाते हैं, उसके टच नहीं करते हैं, उसके बस पास में लेकर के आ जाते हैं, तो वो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से चार्ज हो जाती है। ठीक है, उसके बाद हमने ट्रांसफर ऑफ चार्ज पढ़ा था कि भाई हम चार्जेस को कैसे कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो आई होप सो आपको वो समझ में आ गया होगा। अगर आपने पढ़ लिया, इसको हमने बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ा था, आपको पढ़ना भी होगा क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ पे आपको चैप्टर नंबर 14 की प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से उसको पढ़ लीजिएगा और पढ़िए, ज़रूर पढ़िए। और चूँकि आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा रिलेट कर रहा है, मैंने आपको बस ब्रीफली आपको बता दिया है, तो इस वजह से आपको चाहिए कि आप उसको डिटेल में पढ़ें और साथ साथ समझें भी। ठीक है, चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा लाइटनिंग। ठीक है, पहले हम लोग इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है भाई, आज का टॉपिक हमें पढ़ना है। तो लाइटनिंग मैंने बताया क्या होती है। लाइटनिंग का मतलब है कि भाई बिजली जो चमकती है। अब जो ये बिजली चमकती है, तो बेसिकली हमने थोड़ा सा इसके बारे में पिछले पार्ट में भी पढ़ा था कि बिजली होती क्यों है। तो लाइटनिंग जो होती है ये बेसिकली होता है आपका बहुत सारे इलेक्ट्रिक चार्जेस। हमने देखा ना कि भाई बहुत सारे जो चार्जेस होते हैं, मतलब जो एक एटम होता है वो बहुत सारे, उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है, उसके अंदर नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये जब ये बहुत सारे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज फ्लो करते हैं ना, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और यही अट्रैक्शन की वजह से आपको वो एक जो अट्रैक्शन होती है, वो इनके दरमियान जो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ये चीज़ आपको लाइटनिंग के तौर पर दिखाई देती है। ठीक है, तो lightning occurs because of a massive electric charge flowing cloud to cloud from one part to the of the cloud to another or from cloud to the ground। तो यहाँ पे इन्होंने बता दिया कि बेसिकली जो लाइटनिंग होती है, जो लाइटनिंग आपको दिख रही है ना, ये वाली जो लाइटनिंग दिख रही है, ये होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा भी था कि भाई एक बादल होता है। एक बादल को अगर आप देखें, एक बहुत बड़ा सा क्लाउड है, तो इसके अंदर क्या होता है, उसका जो अपर वाला जो पार्ट होता है, ऊपर वाला जो पार्ट होता है, तो वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। जो नीचे वाला पार्ट होता है, ये निगेटिवली चार्ज होता है। ठीक है, और जब ये आपको ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, पॉजिटिव निगेटिव चार्जेस, तो ये आपको एक लाइटनिंग दिखाई देती है। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने लाइटनिंग के 3 प्रकार बता दिए कि भाई लाइटनिंग जो होती है वो क्लाउड टू क्लाउड होती है। एक ही क्लाउड के अंदर एक पार्ट से दूसरे पार्ट में अट्रैक्ट करती है, यानी कि एक ही क्लाउड होगा, उसके जैसे मैंने अभी आपको बताया कि उसके ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, नीचे वाला निगेटिवली होता है, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये बस क्लाउड के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ही अट्रैक्ट होते हैं। और एक जो लाइटनिंग होती है वो होती है आपकी क्लाउड टू ग्राउंड, यानी कि आपने कभी कभी सुना होगा ना कि बिजली गिर गई। तो ये जो बिजली गिरती है बेसिकली क्या होता है, तो क्लाउड से ग्राउंड में, यानी कि एक क्लाउड पे जो चार्जेस हैं और ग्राउंड पे, यानी क्लाउड से ग्राउंड तक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और यही चीज़ जो है लाइटनिंग के तौर पर आपको अपने आसपास कभी सुना होगा आपने, बिजली गिर गई, तो यही चीज़ होता है। ठीक है, तो हम इसको आगे अच्छे से डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो लाइटनिंग होती है ये बेसिकली होती क्यों, मतलब इसके पीछे रीज़न क्या है। तो जो साइंटिस्ट हैं ये ज़्यादा अभी श्योर नहीं है इसके बारे में, साइंटिस्ट अभी इसके बारे में खोज ही कर रहे हैं, वो अभी सर्च ही हो रहा है इसके ऊपर कि भाई जो लाइटनिंग होती है क्या इसके पीछे असल वजह क्या। लेकिन फिर भी हम लोग क्या कहते हैं, अभी तक जितनी भी खोज हुई है, जितनी भी बातें हमें पता चली हैं, तो हम आप तक बता देते हैं। वो क्या होता है कि भाई जो गर्मी होती है,
गर्मी होने के बाद में आपको ऐसे बता देती हूँ, बाद में हम लोग ये पढ़ेंगे कि जब गर्मी होती है, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो क्या होते हैं, जो जितने भी ओशन में वाटर है, कहीं पे भी वाटर है, वो क्या होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं। ट्रांसपेरेंट मतलब ट्रांसपेरेंट तो इसके अंदर होंगे, पेड़ के अंदर ट्रांसपेरेंट होती है, ट्रांसपिरेशन होती है। कहीं के भी बादल वो एवापरेट होते हैं। जब वो एवापरेट होते हैं तो एवापरेट होकर के वो क्या करते हैं, ऊपर जाते हैं, है ना, ऊपर जाते हैं। ऊपर जाते जाते वहाँ पे जा करके जो ऊपर जाते हैं तो वहाँ पे आपने भी पढ़ा होगा कि भाई हम जैसे भी 165 मीटर की दूरी पे जैसे जैसे हम लोग जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस जो है वो टेम्परेचर कम होता रहता है। तो जितने ऊपर जाते रहते हैं वहाँ जा करके वो बादल बन जाते हैं। बादल बनने का मतलब ये है कि वो वहाँ पे वाटर इकट्ठा होता रहता है, तो फिर इकट्ठा होते होते जब बहुत ज़्यादा वाटर की ड्रॉप्स इकट्ठा हो जाती है तो वो बादल के फॉर्म बन जाती है। तो जो बादल होते हैं इनकी इतने ज़्यादा वहाँ ऊपर ठंड होती है, इतना ज़्यादा वहाँ टेम्परेचर कम होता है कि वहाँ पे वो बादल जो होते हैं ना, उस बादल के अंदर छोटे छोटे आइस क्यूब्स बन जाते हैं। ठीक है, वो आइस क्यूब्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा उनके अंदर चार्जेस होंगे। वो जो चार्जेस होते हैं वही आइस क्यूब्स जब हवाएं चलती हैं, जब कुछ और बादल एक दूसरे जब वो फ्लो करते हैं तो बेसिकली हवाओं की वजह से ये बादल फ्लो करते हैं, तो वो क्या होते हैं, आइस क्यूब्स आपस में रगड़ते हैं, यानी एक दूसरे पे रब होते हैं। तो जो वो रब होते हैं तो उनके अंदर चार्जेस डेवलप हो जाते हैं। तो यही चीज़ होती है कि जब बादल के अंदर हम ये जो मैंने आपको बताया कि चार्जेस डेवलप हो रहे हैं बादल के अंदर, ये मैंने बादल के अंदर चार्जेस को डेवलप हो रहा है इसका कोज बताया कि बादल में जो है एक क्लाउड में चार्जेस कैसे डेवलप होते हैं। तो यही चीज़ है कि भाई वो जो वहाँ पे जितने भी आइस क्यूब्स होते हैं उनमें पॉजिटिवली चार्ज डेवलप हो जाता है और उनके अंदर निगेटिवली चार्ज डेवलप हो जाता है। तो बेसिकली जो बादल होता है एक बड़ा सा, तो उसके ऊपर वाला जो पोर्शन होता है उसमें पॉजिटिवली चार्ज डेवलप होता है, उसका जो नीचे वाला पोर्शन होता है उसमें निगेटिवली चार्ज डेवलप होता है। और जब यही चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो आपको वो एक लाइटनिंग के तौर पर दिखाई देती है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। भाई ये तो मैंने आपको बता दिया कि ऐसा ऐसा होता है कि साइंटिस्ट आर नॉट वेरी श्योर एग्जैक्टली हाउ दिस हैपन्स, बट थंडर क्लाउड्स कैरी इलेक्ट्रिक चार्जेस and these charges separate within the cloud. The lower portion of a cloud generally carries negative charge. जो lower portion होता है वो नेगेटिव चार्ज जो है वो कैरी करता है। यानी एक बादल है, एक बादल के अंदर एक कोई सा भी एक बादल ले लीजिए, उसका जो नीचे वाला पार्ट होगा वो नेगेटिवली चार्ज होता है। दीज चार्जेस कीप्स बिल्डिंग अप, और ये चार्ज जो है वो बनते ही रहते हैं। ऐसा नहीं है कि बस वो नेगेटिव चार्ज एक बार बन गए तो बस बनते ही रहे। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने बताया नेगेटिवली चार्ज जो जनरली कैरीज, लोअर पोर्शन जो है वो नेगेटिवली चार्ज कैरी करता है एंड अपर पोर्शन कैरीज पॉजिटिवली चार्ज। जो अपर पोर्शन होता है वो पॉजिटिवली चार्ज कैरी करता है, इसका जो ऊपर वाला पार्ट है वो उस पर पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। ये चार्जेस जो हैं वो बराबर बनते रहते हैं। नॉर्मली चार्जेस डू नॉट फ्लो इजीली थ्रू एयर। भाई जाहिर है ये चार्ज जो है वो इजीली तो फ्लो कर नहीं सकते, लेकिन कभी कभी जब हवाएं बहुत ज़्यादा चलती हैं, बहुत ज़्यादा, एयर इज एन इंसुलेटर, क्योंकि एयर इंसुलेटर, बट व्हेन अ ह्यूज अमाउंट ऑफ चार्ज बिल्डिंग अप, जब बहुत ज़्यादा चार्ज बनने लगते हैं द इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी ऑफ एयर ब्रेक्स डाउन। तो ये जो इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी होती है एयर की, ये ब्रेक कर जाती है। ठीक है, नियर बाय एयर मॉलिक्यूल्स आर रिप्ड अपार्ट। उसके बाद क्या होता है, जो एयर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रिप्ड अपार्ट, मतलब वो एक दूसरे से दूर हटने लगते हैं, यानी उनको जो है फाड़ देते हैं बीच में से। एयर के मॉलिक्यूल जो इंसुलेटिंग उसके अंदर प्रॉपर्टी है कि जिसके ज़रिए से वो चार्जेस को फ्लो करने नहीं देती है, तो बाद में जब ये बहुत ज़्यादा चार्जेस होते हैं, बहुत ज़्यादा, तो वो क्या करते हैं, एयर के मॉलिक्यूल्स को हटा देते हैं, उसको यानी कि वो उसकी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी को ख़त्म कर देते हैं, उसको कंडक्ट बना देते हैं। ठीक है, और दीज स्टोर्ड मॉलिक्यूल्स आर चार्ज एंड दिस एयर कंटेनिंग चार्ज पार्टिकल्स बिकम्स अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और क्या होता है, वही जो टॉर्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, जब वो उनको हटाते रहते हैं तो चार्ज कहाँ जाएंगे, चार्ज उन्हीं मॉलिक्यूल्स के अंदर घुस जाएंगे, तो उनको घुस करके वो क्या कर देते हैं, वो चार्ज बना देते हैं, और जो पूरी एयर होती है वो एक इलेक्ट्रिसिटी की अच्छी वाली कंडक्टर बन जाती है। यानी वो जो पूरी एयर है, ठीक है, और ये कब बता रहे हैं आपको, ये उस वक्त बता रहे हैं, आपकी जितनी भी ये जो पूरी सिचुएशन बता रहे हैं ये उस टाइम की बता रहे हैं जब हवाएं चलती हैं, जब बहुत ज़्यादा बादल होते हैं, बहुत ज़्यादा बादल होते हैं, तो उस टाइम की बता रहे हैं कि जब उस टाइम जो बिजलियाँ चमकती हैं, जो बिजलियाँ आपको दिखती हैं, जो क्लाउड टू ग्राउंड जो लाइटनिंग होती है, तो उस टाइम की बात बता रहे हैं कि उस टाइम भी एयर के मॉलिक्यूल जो है वो कैसे इलेक्ट्रिक को कंडक्ट करते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ रिपिंग ए पार्ट ऑफ द एयर मॉलिक्यूल्स हैपन्स इन स्टेप्स। ठीक है, ये स्टेप्स में होता है। सक्सेसिव लेयर्स ऑफ एयर आर मेड कंडक्टिव इन अ जिगजैग और स्टेप लाइक पाथ।
जो सक्सेसिव लेयर्स होती हैं जो इजीली ऊपर से लेकर के नीचे तक के, यानी कि पॉजिटिव से लेकर के यहाँ पॉजिटिव से लेकर के नेगेटिव तक इजीली वो आ जाती हैं, तो एक जिगजैग पाथ बनाती है। जिगजैग पाथ का मतलब वही लाइटनिंग। द पाथ ऑफ कंडक्टिव एयर ड्यू टू चार्ज पार्टिकल विच एक्सटेंड्स फ्रॉम द थंडर क्लाउड इज मेड बाय व्हाट इज कॉल्ड स्टेप लीडर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेप लीडर। द स्टेप लीडर फॉर्म्स द कंडक्टिव पाथ इन द एयर। ये क्या करते हैं? एक एयर के अंदर कंडक्टिव पाथ बना देते हैं फ्रॉम द क्लाउड टू द ग्राउंड। ये कहाँ से बनाते हैं? क्लाउड से ग्राउंड तक के, ठीक है। ये कंडक्टिव पाथ बना देते हैं, यानी कि यहाँ से ये ग्राउंड है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के एक ये कंडक्टिव जिगजैग पाथ बना लेते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेप लीडर, ठीक है। और सो और नाइबरिंग टू क्लाउड, या ये कि ये क्लाउड के अंदर जो बराबर वाला क्लाउड है इसी में ही ये स्टेप लीडर ऐसे करके एक जिगजैग पाथ बना लेते हैं। द स्टेप लीडर इज नॉट एज ब्राइट एज फ्लैश ऑफ लाइटनिंग। और जो स्टेप लीडर होता है ये इतना जितना कि लाइटनिंग की फ्लैश होती है इतनी ज़्यादा ये ब्राइट। तो बेसिकली यहाँ पे इन्होंने क्या बोला? यहाँ पे इन्होंने बस ये बात बताई, ये इन्होंने उस टाइम की बात बताई जब हवाएं चलती हैं, जब बहुत ज़्यादा बादल होते हैं, उस टाइम जो एक फ्लैश लाइट आपको दिखती है, तो उस फ्लैश लाइट वो जो ग्राउंड तक दिखती है या बादलों में ही दिखती है, तो उसके क्या इसके पीछे रीज़न, ठीक है। आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे मैंने एक एक वो लगाई है, एक मिनट रुकिए। यहाँ मैंने आपको बताया है टाइप्स ऑफ लाइटनिंग, कि जो लाइटनिंग होती है वो कितने टाइप्स की होती है। जो बात मैंने अभी बताई थी वही बात थोड़ी सी यहाँ पे अलग से मैं बता रही हूँ कि जो लाइटनिंग होती है वो कई टाइप्स की होती है, ठीक है। अभी तो हमने देख लिया कि लाइटनिंग होती क्यों है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि लाइटनिंग कितने टाइप्स की होती है। एक तो क्या होती है? इंट्रा क्लाउड। मैंने बताया था ना कि क्लाउड के अंदर ही एक क्लाउड है, एक बड़ा सा क्लाउड है, इसके यहाँ पे मतलब ये जो ऊपर वाला, यहाँ तो इन्होंने साइड में लगा रखा, ऊपर वाले जो पोर्शन होता है, ऊपर वाले जो उस पर पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, और जो नीचे वाला पोर्शन होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। हमने यहाँ पे एक बादल बना लेते हैं ना भाई, अच्छा सा बादल बना लेते हैं। ये जो ऊपर वाला पोर्शन होता है ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, जो नीचे वाला पोर्शन होता है ये नेगेटिवली चार्ज होता है। जब ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, तो आपको एक फ्लैश दिखाई देती है, और यही फ्लैश जो है लाइट की एक फ्लैश दिखाई देती है, स्ट्राइक दिखाई देती है। तो यही चीज़ आपको क्या है? यही चीज़ जो है आपको मतलब वही लाइटनिंग होती है, ठीक है। अब हो गया दूसरा क्लाउड टू क्लाउड। क्लाउड टू क्लाउड क्या हो गया कि भाई एक यहाँ पे एक बादल है, इसके अंदर भी चार्जेस डेवलप है, ठीक है, इसके अंदर भी पॉजिटिव निगेटिव चार्ज है, और एक यहाँ पे एक बादल है, ठीक है, इसके अंदर भी पॉजिटिव निगेटिव चार्ज है। तो जब ये वाले पॉजिटिव चार्ज है ना, जब ये वाले पॉजिटिव चार्ज जो हैं ये आकर के नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। एक बड़ा सा बादल है, मान लीजिए बड़ा सा बादल है, उसके साइड में छोटा सा बादल है, तो ये जो बड़ा वाला बादल है इसके जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, जब ये आकर के जो छोटे वाले बादल को अट्रैक्ट करते हैं, तो ये हो जाता है आपका क्लाउड टू क्लाउड, ठीक है। क्लाउड टू क्लाउड लाइटनिंग आपको दिखाई पड़ती है। देखिए यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे क्लाउड टू क्लाउड लाइटनिंग, ये ना क्लाउड टू क्लाउड लाइटनिंग ये वाली, और ये होगी आपकी इंट्रा क्लाउड, यानी क्लाउड के अंदर ही लाइटनिंग जो होती है। अब होती है क्लाउड टू ग्राउंड लाइट, क्लाउड टू ग्राउंड लाइटनिंग, कि भाई जो क्लाउड है, क्लाउड के अंदर जो नेगेटिव पार्ट है या पॉजिटिव पार्ट है, पार्ट नहीं चार्जेस, जो नेगेटिव चार्जेस होते हैं, जो ये तो हमें पता ही है कि जो बादल होता है उसका जो नीचे वाला पोर्शन होता है उसमें नेगेटिवली चार्ज डेवलप होते हैं, और जो ग्राउंड है इसमें पॉजिटिवली चार्ज डेवलप हो जाते हैं ड्यू टू एयर फ्लोइंग, एयर के फ्लो होने की वजह से, कि भाई एयर का फ्लो होता है, या जब एयर बहुत ज़्यादा तेज़ी से चलती है तो वो जो घासें होती हैं वो एक दूसरे पे रब करते हैं, एक दूसरे को फ्रिक्शन होती है, उसमें फ्रिक्शन होती है, तो वहाँ पे भी चार्जेस डेवलप हो जाते हैं। तो जितनी भी जब बारिश होती है, जब लाइटनिंग होती है, जब हवाएं चलती हैं ना, तो हर चीज़ चार्ज रहती है। क्यों? इस वजह से चार्ज रहती है भाई, हर चीज़ एक दूसरे को रगड़ रही है ना। एयर के मॉलिक्यूल्स खुद देखिए आप, एयर के मॉलिक्यूल्स दूसरे को जैसे हम हवाएं हमें जब हवा चलती है तो हमें महसूस होता है, हमें महसूस होने का मतलब क्या है? एयर के मॉलिक्यूल्स हमसे रब करते हुए जा रहे हैं, हमें छेड़ते हुए जा रहे हैं, तो हर चीज़ क्यों क्या कर देते हैं? वो चार्ज कर देते हैं। तो जो ग्राउंड होता है वो हमारा पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। तो वही होता है कि जब उसको बादल को क्या चाहिए भाई, उस जो निगेटिव चार्ज यहाँ पे मौजूद है तो उनको पॉजिटिव की चार्ज की उनको तलाश रहती है कि भाई पॉजिटिवली चार्ज कहीं पे मिल जाए, कहीं पे मिल जाए तो हम उनसे जा करके अट्रैक्ट हो जाएं। तो इसी जगह जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली चार्ज उनको ग्राउंड पे मिल जाता है तो वहीं आकर के बिजली गिर जाती है। बिजली गिरने का मतलब क्या है कि वो वहीं आकर के अट्रैक्ट हो जाते हैं, और हमें बहुत ज़्यादा आवाज़ सुनाई देती है। मैं अभी इसका कोड बताऊँगी कि आवाज़ हमें इतनी ज़्यादा तेज़ी से क्यों सुनाई देती है, इसका भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रीज़न है, इसके पीछे मैं बताऊँगी आपको, ठीक है। तो यही बात मैं बता रही थी कि जो लाइटनिंग जो होती है जब क्लाउड टू ग्राउंड होती है तो हम लोग उसको बोलते हैं क्लाउड टू ग्राउंड लाइटनिंग। तो ये आपको टाइप्स ऑफ लाइटनिंग समझ में आ गई। चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे। अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज जनरेटेड ड्यूरिंग लाइटनिंग स्ट्राइक।
वेट, यहाँ पे जरा हम लोग दूसरा कलर, या अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज जनरेटेड ड्यूरिंग लाइटनिंग स्ट्राइक। ठीक है, अभी इन्होंने यहाँ पे क्या बताया कि भाई जब लाइटनिंग स्ट्राइक होती है, इन्होंने पीछे क्या बताया था यहाँ पे पूरे पैराग्राफ में, यहाँ पे इन्होंने बता दिया कि भाई जो लाइटनिंग होती है वो बेसिकली कैसे होती है, जो क्लाउड टू ग्राउंड लाइटनिंग होती है या क्लाउड टू क्लाउड ही लाइटनिंग होती है या इंट्रा क्लाउड जो लाइटनिंग होती है, इसके पीछे रीज़न क्या है इन्होंने। ठीक है, अब यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जब लाइटनिंग होती है तो उस वक्त बहुत ही ख़तरनाक, बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट डेवलप होता है। और आपको ये जान करके हैरानी होगी कि जब जो इतनी सी जो क्लाउड टू ग्राउंड जो लाइटनिंग होती है, क्लाउड टू ग्राउंड जो लाइटनिंग होती है, वेट एक मिनट, क्लाउड टू ग्राउंड जो लाइटनिंग होती है, ये एक बादल है, यहाँ नीचे ग्राउंड है, जो क्लाउड टू ग्राउंड लाइटनिंग है, जो बिजली गिरती है, तो उस टाइम जो उसके अंदर का वोल्ट होता है, जो इलेक्ट्रिक करंट होता है, वो 10 करोड़ वोल्ट होता है, या कहा जाए इसको 100 मेगा वोल्ट, 100 मेगा वोल्ट का उसके अंदर मतलब जो चार्जेस होता है, सॉरी वोल्ट, बिजली का जो वोल्ट होता है वो 10 करोड़ वोल्ट होता है। ठीक है, और जो इसके अंदर करंट डेवलप होता है वो कितना होता है, 10,000 एम्पियर। कितना होता है, 10,000 एम्पियर। सोचिए जो हमारे घर में जो बिजली आती है, हमारे घर में जो बिजली आती है वो कितनी एम्पियर की आती है, हमारे घर में सिर्फ और सिर्फ 5 एम्पियर की बिजली आती है। और 5 एम्पियर की बिजली में आप अपने घर की सब चीज़ें यूज़ कर लेते हैं, आप अपना फ्रिज भी चला लेते हैं, आप अपने वॉशिंग मशीन में चला लेते हैं, जितनी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है सब चीज़ आप आराम से इजीली चला लेते हैं। लेकिन आप सोचिए कि जब 10,000 एम्पियर की जब बिजली आएगी एक साथ, वो करंट डेवलप होगा, तो उस टाइम उसकी कितनी ख़तरनाक वो इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो डेवलप करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट वहाँ पे डेवलप होगा। और सोचिए जिस पे वो गिरेगा तो वो चीज़ कैसी हो जाएगी। इसी वजह से बाई चांस खुदा ना खास्ता किसी के ऊपर बिजली गिर जाती है तो वो इंसान बचता ही नहीं है। अगर वो बच गया तो वो या तो पैरालाइज हो जाता है या उसको और दूसरी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है। अभी इन्होंने क्या, चलिए बुक की तरफ से लेते हैं। वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज जनरेटेड ड्यूरिंग लाइटनिंग स्ट्राइक। भाई लाइटनिंग स्ट्राइक में बहुत ज़्यादा करंट डेवलप होता है। आपने देखा कितना ज़्यादा करंट, यानी कि 10,000 एम्पियर का करंट डेवलप होता है उस टाइम। द एयर इन द पाथ ऑफ द लाइटनिंग हीट्स अप इनॉर्मसली। अब सुनिए कि जब इलेक्ट्रिक करंट डेवलप होगा तो हमने देखा था कि अगर किसी भी चीज़ में इलेक्ट्रिक डेवलप हो जाती है, जब उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होती है तो वो बहुत सारे अलग अलग टाइप के बिहेव करने लगता है। यानी कि वो कैसे कैसे बिहेव करने लगता है, वो एज अ मैग्नेट बिहेव करने लगता है। ठीक है, वो अपनी ओर खींचने लगता है, उसके अंदर हीटिंग इफेक्ट आपको दिखेगा। तो अब सोचिए अगर 10,000 एम्पियर का अगर आप करंट डेवलप कर रहे हैं तो उसके अंदर हीट कितनी ज़्यादा होगी। उसके अंदर जो हीट होती है, जो उस लाइटनिंग स्ट्राइक का जो टेम्परेचर होता है वो अबाउट 30 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना, वो 30,000 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 30,000 तो यहाँ पे इन्होंने एक अप्रॉक्सीमेटली बता दिया। ठीक है, 27,000 से लेकर के 27,000 डिग्री सेल्सियस लेकर के 30,000 के बीच का उसका टेम्परेचर होता है। और यही वजह है कि थोड़ा सा आप ये सोचिए कि जो सन होता है, सन जो सूरज है, उसकी जो हीट है, उसकी जो सरफेस की हीट होती है ना, सन के जो सरफेस की हीट होती है वो होती है आपकी 600 में बोल रही हूँ, 6,000 होती है। ठीक है, 6,000 डिग्री सेल्सियस होती है सन के सरफेस की हीट। अब सोचिए कि सन के सरफेस की हीट इतनी ज़्यादा होती है और मतलब इसके मुकाबले में तो काफ़ी कम होती है, तो वो हमें इतनी ज़्यादा लगती है। अगर सूरज किसी दिन बहुत ज़्यादा अपनी पूरे आबोताब के साथ और पूरी अच्छे से चमक रहा हो, अच्छे से जिस दिन धूप हो रही हो, तो कैसा लगता है हम लोगों को। और ये जो बिजली होती है, जो फ्लैश लाइट होती है, इसका टेम्परेचर कितना होता है, 20,000 डिग्री सेल्सियस से 30,000 डिग्री सेल्सियस से, इवन हॉटर देन द सरफेस ऑफ द सन। ठीक है, और इन्होंने बता दिया कि भाई सन के जो सरफेस से ज़्यादा इसकी गर्मी होती है। दिस कॉजेज द फ्लैश लाइटनिंग, दिस कॉज द फ्लैश ऑफ लाइटनिंग दैट वी सी। तो यही वजह है कि इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट डेवलप होगा, इतना ज़्यादा आपको टेम्परेचर इसका होगा, तो यही चीज़ हमें क्या कहती है, एक लाइटनिंग की एक एज अ फ्लैश आपको दिखाई पड़ता है। पूरी लाइटनिंग की एक स्पार्क के टाइप की बहुत बड़ी सी स्पार्क आपको दिखाई देती है। अच्छा, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि भाई कुछ ऐसी लाइटनिंग होती है जिसमें आपको आवाज़ें नहीं सुनाई देती है और कुछ ऐसी लाइटनिंग होती है जिसमें आपको आवाज़ सुनाई देती है। तो जो
जिस लाइटनिंग में आपको आवाज़ नहीं सुनाई देती है उसके पीछे कॉज क्या है कि वो जो लाइटनिंग होती है वो बस थोड़े टाइम के लिए होती है। वैसे भी जो लाइटनिंग होती है ना, जो लाइटनिंग होती है ये बहुत ही 0.5 सेकेंड में, आपको तो दिखता है ये 0.5 सेकेंड में अपना पूरा काम कर लेती है। यानी कि अगर इसको क्लाउड से ग्राउंड तक भी आना है ना, क्लाउड से ग्राउंड तक जो लाइटनिंग आपको दिखती है ना, ये 0.5 सेकेंड में आती है। इसका इतनी तेज़, ये इतनी ज़्यादा इसके अंदर स्पीड होती है, इतनी ज़्यादा ये तेज़ी से आती है कि बस आपको मतलब पलक भी नहीं झपकाएंगे आपका काम हो जाता है 0.5 सेकेंड। तो मैं आपको क्या बता रही थी कि जो लाइटनिंग होती है, बहुत सारी लाइटनिंग होती है जो क्लाउड टू क्लाउड होती है। तो क्लाउड टू क्लाउड लाइटनिंग में क्या होता है, वो क्लाउड टू क्लाउड होती है, उसके अंदर चूंकि क्लाउड का जो एनवायरनमेंट है, जब क्लाउड टू क्लाउड लाइटनिंग होगी तो उसके चारों तरफ का जो क्लाउड का एनवायरनमेंट होगा क्या होगा, वो ठंडा होगा, है ना। ज़्यादा वहाँ पे ठंडा क्या होगा, वो ठंडा ही होगा। तो फिर वो जो क्लाउड टू क्लाउड लाइटनिंग होती है तो वहीं पे वो आसपास के मॉलिक्यूल, थोड़ी थोड़ी लाइटनिंग होती है, आसपास के मॉलिक्यूल जो है वो ईजिली क्या कहते हैं, गर्म ही रहते, गर्म हो जाते हैं और इतनी आवाज़ नहीं होती, मतलब गर्म रहते हैं और वो इजीली एक दूसरे इधर से उधर फ्लो कर जाते हैं। लेकिन जब क्लाउड टू ग्राउंड लाइटनिंग होती है तो अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, सोच लीजिए कि अगर बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो क्या होता है, चारों तरफ का एनवायरनमेंट जो है वो आपका ठंडा हो जाता है। ठंडा होने का मतलब ये है कि जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं वो एकदम ठंडे पड़े हुए रहते हैं। पड़े हुए रहते हैं कि नहीं रहते, बिल्कुल। आपको ठंड भी लगती है, ज़्यादा बारिश होती है तो क्या होता है, ज़्यादा भाई ठंड लगने लगती है। गर्मी के मौसम में भी ज़्यादा बारिश हो जाए तो थोड़ी ठंड लगती है, अच्छा लगता है। तो एयर के मॉलिक्यूल जब ठंडे हो जाते हैं, अब सोचिए कि अब जो वो लाइटनिंग है वो इतनी स्पीड से, इतने ज़्यादा टेम्परेचर के साथ जब ग्राउंड पे आएगी, वो ग्राउंड से अट्रैक्ट होगी तो वो क्या करेगी, इतनी ज़्यादा गर्मी एकदम से एयर के मॉलिक्यूल्स को जब वो बहुत तेज़ी से उसको एक्सपैंड करती है, बहुत तेज़ी से जब वो उसको एयर के मॉलिक्यूल्स को फाड़ती है, तो यही जो फाड़ना होता है, यही जो एक्सपैंड करना होता है, यही इतनी तेज़ी से जो टेम्परेचर उसके अंदर, इतना टेम्परेचर 30,000 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर जब एयर के मॉलिक्यूल्स को टेम्परेचर जो है वो इतने ठंडे मॉलिक्यूल्स को जो वो गर्म करती है, गर्म करके उसको एक्सपैंड करती है, तो यही चीज़ आपको ऐसा ठंडा सुनाई देती है, आपको आवाज़ सुनाई देती है, इतनी तेज़ आवाज़ सुनाई देती है। ओके, समझ में आ गया आपको कि जो आवाज़ आपको जो सुनाई देती है ना, वो बेसिकली क्या होती है कि जो लाइटिंग आती है तो चूँकि उसके अंदर बहुत ख़तरनाक टेम्परेचर है, तो वो टेम्परेचर जो है, एयर के मॉलिक्यूल्स ठंडे हैं, एयर के मॉलिक्यूल्स को उसको गर्म हो जाती है। लाइट आएगी, जब लाइटनिंग होगी तो एयर के मॉलिक्यूल्स गर्म हो जाते हैं, वो गर्म होकर के क्या होते हैं, एक्सपेंड होते हैं। तो वो इतनी तेज़ी से एक्सपेंड होते हैं, वही जो एक्सपेंशन होता है एयर के मॉलिक्यूल्स का, वही चीज़ आपको एज अ लाइटनिंग, एज अ आवाज़ बहुत तेज़ी से सुनाई देती है। आई होप सो आपको फंडा समझ में आ गया हो। चलिए, इतनी बात हो गई। अब यहाँ पे इन्होंने क्या बताया, द एनॉर्मस अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस मेक्स द एयर एक्सपेंड वेरी सडनली। अच्छा, जो बात मैंने बताई तो यहाँ पे लिखी हुई है कि जो एनॉर्मस हीट होती है वो क्या कहती है, एयर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, एयर को एक बहुत सडनली उसको एक्सपेंड करती है। दिस कॉजेज अ वेव ऑफ वाइब्रेशन कॉल्ड एज शॉक वेव। और ये बाई वाइब्रेशन एयर के मॉलिक्यूल्स एक्सपेंड हो रहे तो आवाज़ होगी, उसके बाद क्या होगा, वाइब्रेशन में क्रिएट होंगी, बहुत तेज़ी से वाइब्रेशन, तो वो शॉक वेव हो जाती है, विच इज़ कॉज ऑफ थंडर दैट वी हियर। यही चीज़ जो है हमें एज अ थंडर सुनाई देती है। वो एक दूसरे को वेव करते हैं, एक दूसरे को, जब एयर के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से स्ट्राइक होंगे, एक दूसरे को बहुत तेज़ी से एक्सपेंड करेंगे, तो हमें एज अ थंडर वो हमें सुनाई देता है। Thus we see that lightning is accompanied by large amount of electric current and very high temperature। और यही वजह है कि अगर बाई चांस कोई बंदा या कोई चीज़ इसके चपेट में आ जाती है, या कहीं पे भी, या उसके आसपास जितनी भी चीज़ें होती हैं, वो सभी के सभी एकदम कोयला बन जाती हैं, कोई बिल्कुल ख़तरनाक तरीके से वो अपना अस्तित्व पूरा ख़त्म कर देती हैं। Both of which are very dangerous, we must therefore learn to protect ourselves during thunderstorm। ठीक है, तो हमें भाई जब भी थंडर स्टॉर्म हो तो हमें अपने लिए सारी चीज़, अपने सेफ्टी मेजर्स को हमेशा जो है सेफ्टी मेजर्स अपनाने चाहिए। तो उनमें जो सेफ्टी मेजर्स हैं, उनमें जो बहुत ही इम्पोर्टेंट मेजर है वो कौन सा है, लाइटनिंग कंडक्टर। ओके, कौन सा मेजर है, वेट एक मिनट, वो है आपका लाइटनिंग कंडक्टर। लाइटनिंग कंडक्टर बेसिकली ये कहाँ यूज़ होता है, इसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जब लाइटनिंग होती है, जब एक बादल से लाइटनिंग होती है ग्राउंड तक के,
तो यहाँ पे चार्जेस होते हैं नीचे, एक बादल में मैंने बताया क्लाउड के अंदर क्या होते हैं, ऊपर पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और नीचे नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो ये जो बादल होते हैं, जो निगेटिवली चार्ज होते हैं, ये क्या करते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज ढूंढते रहते हैं, और ये पॉजिटिव चार्ज अगर उनको ग्राउंड पे मिल जाता है और बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिल जाता है तो जाकर के उससे से ही अट्रैक्ट हो जाते हैं, और यही चीज़ हमें फ्लैशिंग की तरह, मतलब हमें लाइटिंग दिखाई दे पड़ती है। अब आप ऐसे एरियाज़ में चले जाएं जहाँ पे कि ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं, जहाँ पे कि ऊंचे ऊंचे चर्च हैं। चर्च में आपने देखा है ना, सबसे ऊपर क्या होता है, एक ऐसा क्रॉस का निशान होता है, ठीक है। चर्च की एक लंबी सी एक ऐसे करके बिल्डिंग होती है, ऐसी लंबी सी, सॉरी इतनी ख़राब तो बिल्डिंग नहीं होती है, से हम लोग इरेज कर देते हैं भाई, इतनी ख़राब तो बिल्डिंग नहीं होती है, अच्छी सी मतलब ऐसी बिल्डिंग होती है। और उस बिल्डिंग में क्या होता है, यहाँ पे जैसे कि एक ये बिल्डिंग है आपकी, ये ना ऐसे करके एक बिल्डिंग होती है और यहाँ पे एक ऐसे क्रॉस का निशान होता है। तो जो इतना ऊंचा होता है, तो अब सोचिए एक क्लाउड है, उसको चार्जेस चाहिए, तो अगर उसको चार्ज यहीं पे मिल जाते हैं, अगर उसको पॉजिटिवली चार्ज यहीं ऊपर ही मिल जाते हैं, है ना, तो क्या होंगे, वो आकर के तो इसी से ही अट्रैक्ट हो जाएंगे भाई। जब हवाएं चलती हैं तो वो हर चीज़ को फ्रिक्शन करेंगे। हवा के मॉलिक्यूल्स खुद दूसरे ऑब्जेक्ट से फ्रिक्शन होते हुए, उससे रब होते हुए जाएंगे, तो उस सब चीज़ों को चार्ज कर देंगे। तो जितनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स होती हैं, जितनी भी चीज़ें होती हैं, तो क्या करेंगे, जो लाइटनिंग होती है वो क्या होगी, उन्हीं पे जो चार्जेस होंगे उन्हीं से जाके अट्रैक्ट हो जाएंगे और अट्रैक्ट होंगी। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, एक ऊंची सी बिल्डिंग है, ये शायद चर्च है या कोई और सी बिल्डिंग है, जाकर के बिजली उसी पे गिर जाती है। और यही वजह है कि ऊंची ऊंची जो बिल्डिंग्स होती हैं उन्हीं पे सबसे पहले बिजली स्ट्राइक होता है, लाइटनिंग स्ट्राइक होता है या बिजली गिरती है, ठीक है। तो अब इन बिल्डिंग्स को बचाने के लिए कि भाई इन बिल्डिंग्स को अगर ऐसा होता रहा हमेशा होता रहा, तो इन बिल्डिंग्स को तो बचाना ज़रूरी है ना। तो इन बिल्डिंग को बचाने के लिए एक साइंटिस्ट आए, उन साइंटिस्ट का नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। ये आप देख रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है, इनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। इन्होंने एक रॉड बनाया और वो रॉड किसका था, कॉपर का, ठीक है, कंडक्टिंग रॉड बनाया उन्होंने। और उस रॉड को उन्होंने क्या किया, उस रोड उन्होंने नहीं, बाद में ये तो आपको इनका ये बिल्कुल जो स्पेशल जो इन्होंने बनाया था ना, वो ये आपको दिखाई दे रहा है। और बाकी आजकल तो बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, इस टाइप का आपको रॉड दिखाई देगा, एक सीधा भी आप रॉड सकते हैं, अलग अलग डिज़ाइनिंग के आपके रॉड्स दिखाई पड़ते हैं। तो बेसिकली ये जो रॉड होता है ये इन ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स पे लगा दिया जाता है, ठीक है। और जब इन ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स पे लगा दिया जाता है और इन रॉड को जो है वायर के ज़रिए से इसको क्या किया जाता है, अर्थ के अंदर कनेक्ट कर दिया जाता है। और यही अर्थ क्या है, हमारी एक बहुत ही बड़ा सिंक है, यानी कि अर्थ के अंदर कोई भी चार्ज डाल दो आप, निगेटिव चार्ज डाल दो, पॉजिटिव चार्ज डाल दो, अर्थ जो है वो खींचती हुई उसको अंदर लेकर के चली जाती है, अर्थ को फ़र्क नहीं पड़ता। आप जितने भी चार्जेस उसके अंदर डाल दो वो उसको अर्थ को फ़र्क नहीं पड़ता। तो क्या होता है, हम एक जो कंडक्टिंग रॉड होता है, इसको हम लोग इन ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स पे लगा दी जाती है, इन ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स पे इनको यहाँ पे लगा दिया जाता है, लंबे लंबे रॉड्स को। और उसके बाद ये जो रॉड्स होते हैं, और ये कंडक्टिंग रॉड है, इलेक्ट्रिसिटी के बहुत ही अच्छे कंडक्टर है। अब सोचिए कि अगर इस रॉड पे इलेक्ट्रिसिटी स्ट्राइक करती है तो क्या होगा, ये तो नीचे से अर्थ से कनेक्ट है, ये यहाँ से जा करके एकदम से बिजली जो है वो उसको एक पाथ मिल जाता है, उसको कंडक्ट करने के लिए एक पाथ मिल जाता है। तो वो पूरी बिल्डिंग को बिना हार्म पहुँचाए, बिना डैमेज किए, वो जो जितने भी चार्जेस होते हैं वो जा करके अर्थ के अंदर चले जाते हैं, ठीक है। तो ये जो लाइटनिंग कंडक्टर होता है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है फॉर प्रोटेक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, जो बहुत ऊंची जो बिल्डिंग्स होती हैं उनको प्रोटेक्शन करने के लिए। तो जहाँ पे आप देखिएगा, जहाँ पे भी ऊंची बिल्डिंग्स होती हैं वहाँ पे ये लाइटनिंग रॉड लगाए जाते हैं, ठीक है। आई होप सो समझ में आ रहा है आपको। चलिए अब इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं भाई। लाइटनिंग कंडक्टर आर यूज टू प्रोटेक्ट बिल्डिंग्स फ्रॉम द डैमेजिंग इफेक्ट्स ऑफ लाइटनिंग। मैंने बताया ना कि भाई जब लाइटनिंग होती है तो जब लाइटनिंग हो जाएगी, अगर किसी बिल्डिंग पे अगर वो बिजली गिर गई तो पूरी बिल्डिंग को ख़राब कर देगी, पूरी बिल्डिंग को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगी। हमने देखा कि लाइटनिंग पे करंट कितना ज़्यादा डेवलप होता है, करंट उसका 10,000 एम्पेयर तक करंट होता है। उसके अलावा वोल्ट जो होता है उसके अंदर 10 करोड़ वोल्ट का होता है, यानी 100 मेगा वोल्ट का भी उसके अंदर वोल्ट होती है। जबकि आप देखिए आपके जो घर में जो बिजली आती है ना, उसका जो वोल्ट होता है, वोल्टेज जो होता है वो 220 वोल्ट का होता है। 220 वोल्ट की बिजली जो है वो आपके घरों में आती है। और सोचिए अगर
10,000 वोल्ट की बिजली अगर कहीं पे आ जाए, 10,000 वोल्ट की बिजली अगर कहीं से कंडक्ट हो रही है, तो उस जगह की हालत क्या होगी, उस चीज़ पे अगर वो बिजली गिरती है तो उस जगह की, उस चीज़ की क्या हालत होगी। एनीवे जो भी है, लाइटनिंग स्ट्राइक्स बिल्डिंग और अदर ऑब्जेक्ट्स बिकॉज द मटेरियल इन देम प्रोवाइडेड एन ईजियर पाथ टू द ग्राउंड देन एयर। ठीक है भाई, चूँकि जो जितने भी मटेरियल्स इसमें यूज़ किए जाते हैं, लोहा यूज़ किया जाता है, इसमें आयरन यूज़ किया जाता है, कॉपर यूज़ किया जाता है, उसके अलावा जो भी मटेरियल्स यूज़ किए जाते हैं ये बहुत ही अच्छे इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं। तो क्या होते हैं, जो बादल होते हैं, जो इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं, वो ग्राउंड पे जाने से पहले इन्हीं से ही अट्रैक्ट हो जाते हैं और इन्हीं पे आकर के गिर जाते हैं। ठीक है, सो लाइटनिंग इज मोर लाइकली टू स्ट्राइक प्रोजेक्टिंग ऑब्जेक्ट्स सच एज ट्रीज। पेड़ कितने लंबे होते हैं। अब सोचिए बिजली क्या करेगी, बिजली को तो एक पाथ चाहिए होता है, उसको तो अच्छे से चार्जेस चाहिए होते हैं, तो वो बिजली क्या, वो ये थोड़ी ना सोचेगी कि भाई हमें पहले ग्राउंड पे चलना चाहिए कि ग्राउंड पे कम इफेक्ट होगा लोगों को। तो पहले वो क्या करती है, वो जा करके पेड़ों पे, पेड़ ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं, वहाँ पे भी उसको चार्जेस मिल जाते हैं। वो जो पोल्स होते हैं, जो बिजली के पोल्स होते हैं, ये जो बड़े बड़े इलेक्ट्रिक जो पोल्स होते हैं या वायर्स हो गए और बिल्डिंग्स हो गए, ठीक है, तो जो ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स होती हैं वो जा करके उसी पे ही स्ट्राइक हो जाती है, उसी पे ही गिर जाती है। ठीक है, उसी को स्ट्राइक कर देती हैं। एंड बिल्डिंग्स देन लार्जर फ्लैटर सरफेसेस प्रोजेक्टिंग टू द सेम हायर और लोअर। ठीक है, लोन बिल्डिंग्स आर आल्सो प्राइमरी टारगेट। जो लंबे लंबे बिल्डिंग्स होती हैं वो प्राइमरी टारगेट होती हैं बिजली के। ठीक है भाई, उनको सबसे पहले उसी को ही टारगेट करें। द बेसिक आइडिया बिहाइंड लाइटनिंग प्रोटेक्शन इज टू प्रोवाइड अ डायरेक्ट इजी पाथ फॉर लाइटनिंग बोल्ट टू एंटर द ग्राउंड विदाउट पासिंग थ्रू द बिल्डिंग और एनी अदर ऑब्जेक्ट। अच्छा, जो लाइटनिंग कंडक्टर का जो एक बेसिकली इसका जो मकसद होता है वो क्या होता है, देखिए जो लाइटनिंग होती है, जो लाइट होती है, इलेक्ट्रिक करंट जो इलेक्ट्रिक होती है, उसको इलेक्ट्रिक को क्या चाहिए, उसको जाने के लिए अगर आप क्या करेंगे, अगर आपने मान लीजिए आपने इलेक्ट्रिक करंट डेवलप किया, आपने चार्ज डेवलप किया और उस चार्ज को आपने ऐसे ही छोड़ दिया ना, तो वो चार्ज कहीं कहीं भी जाकर के अट्रैक्ट, जहाँ पे उसको चार्जेस मिल जाएंगे, जहाँ पे उसको पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज उसको मिल जाएगा, वो जा करके वहीं पे भी अट्रैक्ट हो जाएगा। अब अगर सोचिए, अगर आप इन चार्जेस को एक डेफिनेट जगह पे आप अट्रैक्ट करवाना चाहें तो आप करवा सकते हैं, बिल्कुल करवा सकते हैं कि नहीं। थोड़ा सा गौर करने की बात है कि अगर आप इन चार्जेस को एक डेफिनेट जगह पे अट्रैक्ट करवाना चाहें तो ये जाके वहीं पे अट्रैक्ट होंगे, ये इधर उधर कहीं फैलेंगे नहीं। तो बिजली का भी यही होता है, इलेक्ट्रिक का भी यही होता है कि हम लोग क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रिक करंट होता है इसके अंदर जो भी चार्जेस होते हैं, जो भी इसके अंदर चार्ज तो डेवलप होंगे, तो अगर इसके अंदर चार्ज डेवलप होते हैं तो हम उनको एक कंडक्टिंग वायर से, एक कंडक्टिंग वायर के जरिए से उसको कहीं पे ले जा करके दूसरी जगह, इसको जहाँ पे चार्जेस होते हैं वहाँ ले जा करके उसको कनेक्ट कर देते हैं। तो क्या होता है ना, ये जो बिजली होती है ये ना इधर जाती है, ना इधर जाती है, ना इधर कहीं भी नहीं, ये अपना इसको एक पाथ मिल जाता है, ये जा करके चुपचाप वहाँ पे उससे जा करके अट्रैक्ट हो जाती है। ठीक है, तो यही वजह है, यही लाइटनिंग कंडक्टर का इसी मकसद के जरिए से इसको इस्तेमाल किया गया था कि जब अगर हम लोग बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स पे, ये जो बिल्डिंग्स है, इन पे अगर हम लाइटनिंग कंडक्टर लगा देते हैं तो ये कहीं पे भी किधर भी अट्रैक्ट नहीं होंगी, ये किधर भी अट्रैक्ट नहीं होंगी। ठीक है, और ये जा करके ये लाइटनिंग, चूंकि ये खुद बिजली के जो कॉपर के वायर होते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी के बहुत ही अच्छे कंडक्टर होते हैं, तो बिजली क्या होती है, जो लाइटनिंग होती है तो आकर के डायरेक्टली इनसे अट्रैक्ट होती है, और अट्रैक्ट होने के बाद यहाँ पे एक इनको पाथ मिला हुआ होता है, ये पूरे यहाँ पे एक कॉपर के वायर से इसको जो है अर्थ से जोड़ दिया जाता है। इसको अर्थिंग भी कहा जाता है। अर्थिंग तो वैसे और भी दूसरी अर्थिंग में ये भी काम होता है, उसके अलावा दूसरी भी चीज़ें होती हैं। तो इनको जा करके ये अट्रैक्ट कर देते हैं, मतलब इनको एक पाथ मिल जाता है, और पाथ मिलने के बाद जो है सारे के सारे चार्जेस जो भी इसके अंदर जितने भी चार्जेस ने इसको अट्रैक्ट किया है, जितने भी स्ट्राइक किया है, ये सारे चार्ज जो है आकर के अर्थ के अंदर सिंक हो जाते हैं, अर्थ के अंदर चले जाते हैं, और अर्थ जो है सारी चीज़ों को अपने अंदर समेट लेती है। ठीक है, आई होप सो समझ में आ रहा होगा। अ लाइटनिंग कंडक्टर रन्स फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम अलोंग द आउटर वॉल ऑफ द स्ट्रक्चर, बिल्डिंग एक्सेट्रा टू बी प्रोटेक्टेड। तो आपकी जो बिल्डिंग है, आपकी जो पूरी बिल्डिंग होती है, इसको कोई भी डैमेज नहीं होता, इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचता, सारी की सारी लाइटनिंग जो है वो जितनी भी चार्जेस होते हैं वो अर्थ जो है खींच लेती है। The lower end of the lightning conductor is connected to the metal plate which is buried deep under the ground। और जो लोअर एंड होता है ना, बहुत बड़ी बड़े जो लाइटनिंग कंडक्टर्स होते हैं अर्थ के अंदर, उसको कहाँ पे डाला जाता है, तो भाई जो अर्थ के अंदर प्लेट्स हैं, हमें पता है ना कि भाई जो अर्थ के जो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं उनके हिसाब से अर्थ की अलग अलग प्लेट्स हैं। इसके बारे में हम अर्थक्वेक में डीपली डिस्कस करेंगे, इस पर अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अंदर जो प्लेट्स होती हैं ना अर्थ में, वहाँ पे उनको जा करके उनको लगा दिया जाता है, वहाँ पे उनको धंसा दिया जाता है। इफ लाइटनिंग स्ट्राइक्स द लाइटनिंग कंडक्टर प्रोवाइड्स एन ईजी पाथ फॉर द चार्जेस टू पास थ्रू द ग्राउंड, दस प्रोटेक्टिंग द बिल्डिंग।
ठीक है। तो भाई लाइटनिंग के ज़रिए से अगर हम लाइटनिंग एक अच्छा सा कंडक्टर लगा देते हैं तो सारे चार्जेस उस पर आके अट्रैक्ट होते हैं, अट्रैक्ट होकर के वो सारे के सारे जो हैं आराम से नीचे फ्लो होते हुए अर्थ में चले जाते हैं, ठीक है। चलिए, और ये बेंजामिन फ्रैंकलिन का सबसे पहला आइडिया था, तो सारा श्रेय इनको जाता है। और वाकई इन्होंने कितना शानदार आइडिया लगाया है। आप भी ऐसा कोई ऐसा काम करिए और उसके साथ साथ हम भी फ़ख्र करें कि भाई एक बहुत ही अच्छे इंडियन साइंटिस्ट ने ये वाला काम किया है, और फिर हम जो आगे की जनरेशन है वो आपके बारे में पढ़े, ठीक है। चलिए, एक तो ये हो गई बात कि लाइटनिंग कंडक्टर, ये तो हमने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को हमने प्रोटेक्ट करने के लिए किया। अब अगर लाइटनिंग कंडक्टर, लाइटनिंग हो रही है, लाइटनिंग स्ट्राइक्स हो रही है, तो आप खुद कैसे बच सकते हैं। अब आपकी जो बिल्डिंग्स हैं, टॉल बिल्डिंग्स हैं, आप जो नॉर्मली हमारे एरियाज़ में जो छोटे छोटे टाउन्स होते हैं, मुंबई वगैरह की बात छोड़ करके, मुंबई, बेंगलुरु, दिल्ली की बात छोड़ करके, आप छोटे छोटे टाउन्स होते हैं, वहाँ पे भी तो लाइटनिंग होती है ना, वहाँ पे भी तो बारिश होती है ना। लाइटनिंग को ये तो नहीं देख के आती कि भाई हमें तो बस बड़े बड़े शहरों में ही गिरना है, नहीं छोटे शहरों में नहीं गिरना। लाइटनिंग तो आपने देखा होगा ज़्यादातर खेतों में गिरती है, ज़्यादातर पेड़ों को अट्रैक्ट करती हैं, ज़्यादातर ओपन फील्ड जो होते हैं वहाँ पर अट्रैक्ट होती हैं। तो जो लाइटनिंग होती है, लाइटनिंग स्ट्राइक्स होती है, इनके सेफ्टी मेजर्स क्या होते हैं। तो सेफ्टी मेजर्स, जब अगर कभी लाइटनिंग हो रही हो और आप अपने कहीं बाहर निकले हुए हों, ठीक है, तो उस टाइम क्या करना है आपको। अगर आप घर के अंदर हैं तो उस टाइम क्या करना है, अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो उस टाइम क्या क्या काम करना है, तो वो आपको बता रहे हैं। तो लाइटनिंग यूजुअली स्ट्राइक्स टॉल बिल्डिंग्स एंड ट्रीज, तो बता दिया भाई क्यों, इसकी वजह क्या है, लाइटनिंग टॉल बिल्डिंग्स के क्यों करते हैं, क्योंकि जो टॉल बिल्डिंग्स होती हैं वहाँ पे इजीली उनको आराम से वहाँ पे, अगर वहाँ पे चार्जेस हो जाते हैं तो वो चार्जेस अगर उनको वहाँ पे मिल जाते हैं तो वो जा करके वहीं पे अट्रैक्ट हो जाती है। ज़रूरी नहीं है कि भाई टॉल बिल्डिंग्स को अट्रैक्ट करेंगे, जहाँ भी टॉल बिल्डिंग होगी वहीं पे जाके अट्रैक्ट होंगे, नहीं। अगर उनको वहाँ पे टॉल बिल्डिंग पे वहाँ पे चार्जेस मिल जाते हैं अच्छे अमाउंट में, उनको वहाँ पे अट्रैक्ट करने के लिए आराम, जो अगर उनको चार्जेस मिल जाते हैं टॉल बिल्डिंग्स में, तो जो लाइटनिंग होती है, जो इलेक्ट्रिक करंट होता है, वो तो इजी पाथ, वो तो बहुत कम शॉर्ट पाथ तो ढूंढता ही रहता है। तो शॉर्ट पाथ उसको बिल्डिंग में मिल जाती है, उसको ग्राउंड पे जाने की क्या ज़रूरत है। इसी वजह से वो जो है टॉल बिल्डिंग को स्ट्राइक करते हैं। या टॉल ट्रीज जो होते हैं, ट्रीज चूँकि अक्सर जो होते हैं यूजुअली वो टॉल होते हैं काफ़ी ज़्यादा, तो इस वजह से उनको अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। चलिए, हियर आर सब सेफ्टी मेजर्स यू कैन टेक इफ़ यू आर कॉट इन अ थंडर स्टॉर्म। अगर आप थंडर स्टॉर्म में, अगर आप तूफान में, अगर आप ऐसी जगह, ऐसे टाइम पे कहीं पे ऐसी जगह जहाँ पे कि बिजली भी चमक रही है, बारिश भी हो रही है, बहुत ही ख़तरनाक तरीके से लाइटनिंग स्ट्राइक्स भी हो रहा है, तो अगर आप कभी बाई चांस अगर आप उसमें फंस जाते हैं तो उस टाइम आप क्या क्या करेंगे, तो आप जी सुनिए। डू नॉट टेक शेल्टर अंडर अ ट्री। आपको बताया भी, क्योंकि ट्री जो होता है बहुत ही अच्छा कंडक्टर होता है, बहुत ही अच्छा, चूँकि ट्री जो होते हैं वो बहुत ही लाइटनिंग को बहुत ही अच्छे से अट्रैक्ट कर देते हैं। इस वजह से कभी आप बाई चांस आपके आसपास अगर पेड़ है और लाइटनिंग हो रही है, बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा लाइटनिंग हो रही है, तो कभी भी ट्री के नीचे शेल्टर, मतलब कभी भी ट्री के पास मत जाइए, ट्री के अंडर मत जा करके शेल्टर लीजिए, ठीक है। डू नॉट ओनली यू आर इन डेंजर ऑफ बीइंग स्ट्रक बाय लाइटनिंग, बट इफ द थ्रेड्स गेट स्ट्रक बाय लाइटनिंग, it could the threads get struck by lightning, it could catch fire and cause great harm to you। एक तो पहली बात ये है कि लाइटनिंग तो आपको स्ट्राइक करेगी, बाई चांस अगर उस पेड़ पे लाइटनिंग हो गई, पेड़ को अट्रैक्ट कर लिया, तो वहाँ वो तो आप मरेंगे, ठीक है। साथ साथ ये है क्योंकि उसमें इतनी खतरनाक टेम्परेचर होता है, आपने देखा ना कितना ज़्यादा टेम्परेचर होता है, 20,000 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 30,000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। तो इतने टेम्परेचर की वजह से अचानक जो पेड़ होता है वो पूरा का पूरा आपका उसमें आग लग जाती है, और अगर आग लगने की वजह से वो 2 मिनट में जल के खाक हो जाता है। तो देखिए आप यहाँ पे, द ट्रीज वॉज स्प्लिट इन हाफ बाय लाइटनिंग की वजह से जो पेड़ है वो बीच में से एकदम ऐसा कट गया है, बिल्कुल जैसा आपने एक आरी से उसको बीच में से काट दिया हो, इतनी खतरनाक लाइटनिंग होती। तो एक तो पहली बात ये है कि जो ट्रीज़ हैं उनके अंदर, उनके छाँव में आपको नहीं जाना है, ठीक है। और छाँव में जाने के दो रीज़न बता दिए। एक तो है कि भाई बहुत ही ज़्यादा लाइटनिंग अट्रैक्ट होती है उससे, दूसरी बात यह है कि जब लाइटनिंग अगर बाई चांस उस पर गिर गई तो वो क्या होते हैं, वो पूरे के पूरे उस पर आग लग जाती है और वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है। सेकेंड है, ट्राई टू टेक शेल्टर इंडोर्स। अगर आप घर में हैं तो आप घर से बाहर मत निकलिए, ठीक है। अगर आपके आसपास घर है तो जा करके उन घरों में, उन घर में जाके पनाह ले लीजिए, उनके घरों में चले जाइए, या कहीं पे आपको ऐसे बिल्डिंग दिख रही है तो वहाँ पे जा करके आप रहिए। तो ये कहने का मकसद ये है कि ओपन फील्ड में, ओपन जगहों पे नहीं रहना है, ठीक है। यू कैन इवन टेक शेल्टर इनसाइड अ कार और अ बिगर व्हीकल सच एज ट्रक। आप जो है
अपने अगर बाहर निकले हुए हैं, कहीं जा रहे हैं, मान लीजिए कोई ट्रैवल ही कर रहे थे आप, है ना, और आप अपने व्हीकल में है, तो आपको चाहिए आप उस व्हीकल से बाहर नहीं निकले, उस व्हीकल ही के अंदर हैं। तो इसका रीज़न भी आपको बता देती हूँ कि देखिए, जो व्हीकल होता है ना, व्हीकल जो होता है, तो व्हीकल का जो जी बाहर की जो बॉडी है, एक मान लीजिए एक बस ही है या एक कोई कार ही है, तो इसकी जो बाहर की जो बॉडी होती है ना, ये बहुत ही अच्छी लाइटनिंग की, बहुत ही अच्छी कंडक्टर होती है। कंडक्टर का मतलब ये है कि इसकी जो बॉडी बनाई जाती है ना, वो कैसी बनाई जाती है, आपने अक्सर पेड़ों को पेड़ों को नहीं, पेड़ों की बात करिए, आपने अक्सर जो एरोप्लेन्स को देखा होगा, वो कैसे बनाए जाते हैं, ऐसे गोल से बनाए जाते हैं, ऐसे गोल से बनाए जाते हैं ना, ऊपर से जो होते हैं वो कैसे होते हैं, ऐसे गोल से होते हैं ना, और ये वो ऐसे 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 चौकोर तो नहीं होते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से आप कोई ऐसा व्हीकल देख ले, कार वगैरह होते हैं, तो वो ऐसी बनाई जाती है। तो इसके पीछे रीज़न क्या है वो ऐसी गोल बनाने की, कि बाई चांस जो अगर इनको लाइटनिंग स्ट्राइक करें, तो जो लाइटनिंग होती है, जो चार्जेस होते हैं, वो फट से इधर उधर फ्लो हो जाते हैं, जो इनकी जो बॉडी होती है, जो इसके अंदर जो भी इंसान बैठा हुआ है, उसको वो जो है हार्म नहीं पहुंचाती और जाकर के इधर उधर फ्लो हो जाती है। तो यही वजह है कि इनकी जो बॉडी है, वो एरोप्लेन की बॉडी है, वो ऐसी बनाई जाती है। वरना अगर एरोप्लेन की बॉडी अगर आप चौकोर बनाते तो क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं वो आकर के इनसे भाग के यहाँ अटक जाते, ठीक है, तो और अटक जाते तो अंदर के इंसान को नुकसान पहुंचता। तो इसी वजह से ये एक साइंटिस्ट थे, फ्राडे उनका नाम था, उन्होंने एक केज बनाया था, और उस केज में भी उन्होंने यही एक्सपेरिमेंट अपनाया था, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, और उस एक्सपेरिमेंट के ज़रिए से ये बात प्रूव की थी कि अगर एक इलेक्ट्रिक करंट को एक अच्छा सा पाथ मिल जाता है, अगर उसको इजी पाथ मिल जाता है जाने के लिए, कहीं के भी अगर शॉर्ट फॉर्म मिल जाती है, तो वो दूसरी चीज़ों को अट्रैक्ट किए बिना, दूसरे को अफेक्ट किए बिना आराम से अपने पाथ पे वो चलता बनता है। तो यही वजह है कि जो एरोप्लेन की बॉडीज़ होती हैं उनको ऐसे ही बनाया जाता है। एक तो वो ड्यूरेलिन की बनी हुई होती है, एल्युमिनियम का एक एलॉय होता है वो, ठीक है। तो वो जो उसकी बॉडी होती है, वो बहुत ही अच्छे से वो इलेक्ट्रिसिटी को जो है वो कंडक्ट क्या, बल्कि वो इलेक्ट्रिसिटी को जो है वो साइड कर देती है ना, उनको नीचे। तो अगर आप कभी एक कार में हैं या कोई बड़े व्हीकल में हैं, मान लीजिए ट्रक वगैरह में, तो उससे बाहर मत निकलिए, वह भी एज अ केज ही वर्क करता है। उसके अंदर की जो बॉडी होती है, उसकी बाहर की जो बॉडी होती है, वो इलेक्ट्रिसिटी को बाहर फेंक देती है, यानी वो इलेक्ट्रिक चार्जेस को जो है वो बाहर ही रहने देती है, अंदर नुकसान नहीं पहुंचाती। अभी आप इन्होंने बात बताई, डू नॉट रन अक्रॉस अ लार्ज ओपन फील्ड और हाई ग्राउंड। अगर आप ऐसे मैदान में हैं, मान लीजिए खुला मैदान है, बिल्कुल आसपास कहीं पे भी बिल्डिंग नहीं है, ठीक है, आप बिल्कुल मान लीजिए आप डेजर्ट में फंस गए, है ना, आप डेजर्ट में हैं, चल रहे थे, अचानक थंडर आ गया, अचानक से बारिश होने लगी, बहुत ज़्यादा बहुत सारे ऐसे इंसान के साथ इंसिडेंट होते रहते हैं। अगर आप लार्ज ओपन फील्ड में हैं, तो क्या करना है, आपको दौड़ना नहीं है। अगर आप दौड़ेंगे तो पहली बात तो ये है कि आप ग्राउंड से, यानी कि आप जो क्लाउड से बहुत ज़्यादा क्या होगा, आप क्लाउड को एक अच्छा पाथ उसको प्रोवाइड करेंगे। आपने देखा ना कि जो ऊंची बिल्डिंग्स होती हैं, ऊंची इमारतें होती हैं, ऊंचे पेड़ जो होते हैं, तो बिजली पहले आकर के उनसे अट्रैक्ट होती है। अगर आप खड़े रहेंगे तो क्या होगा, आपका भी तो एक कद है ना, आपकी भी तो एक हाइट है ना, आप भी तो ऊंचे हैं ना, तो आप ग्राउंड के कंपैरिजन में लाइट को ज़्यादा अपने से अट्रैक्ट होने दे रहे हैं। आप ऊंचे हैं, आपके जो सर के बाल हैं, आपका जो सर है वो तो ग्राउंड के कंपैरिजन में ऊंचा है ना, तो आप भी तो आराम से अपने आप से अट्रैक्ट होने दे रहे हैं ना बिजली को। तो इस वजह से कहा जाता है कि अगर आप ओपन फील्ड में है, बिल्कुल ऐसी जगह है, बिल्कुल, एक तो पहली बात ये है कि ओपन फील्ड में आपको जाना ही नहीं है ऐसे टाइम पे। दूसरी बात, अगर बाई चांस अगर आप ओपन फील्ड में, आपके आसपास कोई बिल्डिंग नहीं है, दूर दूर तक 1-1 किलोमीटर तक कोई बिल्डिंग नहीं है, और आप जा भी नहीं सकते वहाँ तक के, तो आपको खड़े नहीं रहना है, आपको दौड़ना नहीं है। दौड़ेंगे आप, दौड़ने से क्या होगा, आपके जो पैर हैं वो क्या होंगे, वो घास से, ग्राउंड से क्या होंगे, रब होंगे, फ्रिक्शन होगा, चार्ज डेवलप होगा, तो आकर के बिजली वहाँ पे अट्रैक्ट हो सकती है। समझे आप? तो इस वजह से आपको क्या करना है, अगर आप खड़े हैं बैठ जाइए। बैठने का मतलब क्या है, स्क्वेयर डाउन। इफ यू कैन नॉट फाइंड अ सेफ प्लेस, स्क्वेयर डाउन इन अ लो लाइंग एरिया, लो लाइंग प्लेस। बहुत ही अपने आप को सिकोड़ करके, बिल्कुल
कम से कम जगह में जो है अपने आप को क्या कर लेना है, आपको सिकुड़ करके बैठ जाना है, अपने हैंड को, अपने सर को नीचे रख लेना है, बिल्कुल सर को अपने बचाना है, क्योंकि आपको जो माइंड है उसी को सबसे ज़्यादा बचाने की कोशिश की जाती है, उसको बचा करके आपको बिल्कुल सिकुड़ करके बैठ जाना है। चलना नहीं है, दौड़ना नहीं है, लेटना नहीं है। लेटने से क्या होगा, अगर आप मान लीजिए पूरे ग्राउंड पे लेट गए आप, है ना, आपने सोचा कि भाई स्क्वेट होने से, स्क्वेट डाउन होने से बेहतर ये कि आप लेट जाए, क्योंकि आप और ज़्यादा ग्राउंड के बिल्कुल पास चले जाएंगे और उसको हाई ऊंचा जो है अपना आप को प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप लेटेंगे हैं तो लेटने से भी क्या होता है, आप लाइटनिंग को अच्छे से आप और अच्छा सा जो है अपनी पूरी बॉडी आप उसको प्रोवाइड कर रहे हैं कि भाई आप मेरी बॉडी पे आकर के कहीं पे भी आकर के स्ट्राइक कर लो। लेटने से क्या हो गया, अच्छे से आप जो है उसको पूरी अपनी बॉडी प्रोवाइड करेंगे। तो इस वजह से कहा जाता है कि स्क्वेट डाउन, यानी कि बिल्कुल अपने आप को सिकोड़ करके बिल्कुल नीचे, अपने सर को नीचे करके बैठ जाइए, ठीक है, ताकि आप कम से कम उसको लाइटनिंग को आप जगह प्रोवाइड करें, कम से कम अपने आप को, अपनी बॉडी को कम से कम प्रोवाइड करें, क्योंकि ह्यूमन बॉडी जो होती है, ह्यूमन की बॉडी खुद एक बहुत अच्छा कंडक्टर होती है। खुद आप देख लीजिए कि अगर ज़रा से भी आपको स्ट्राइक, कहीं पे भी ऐसी लाइटनिंग होती है, आपने ज़रा से भी इसको टच कर लिया तो आपको फ़ौरन करंट लग जाता है। क्यों? क्योंकि ह्यूमन बॉडी में जो इम्प्योर जो ब्लड है वो बहुत ही काफ़ी ज़्यादा इम्प्योर है। इम्प्योर होने की वजह से वो ईजीली लाइट को, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है। खुद ह्यूमन की बॉडी बहुत अच्छा कंडक्टर है। इस वजह से कहा जाता है कि जब लाइटनिंग हो रही हो तो उस वक्त आप जो है ये सेफ्टी मेजर्स अपनाइए। ओके, आई होप सो समझ में आ रहा होगा, मज़ा भी आ रहा होगा आपका। अब हम लोग चलते हैं एक इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे इन्होंने बताया व्हाट इज़ एन इलेक्ट्रिक स्पार्क। इलेक्ट्रिक स्पार्क के बारे में मैंने आपको पिछले पार्ट में भी बताया था। इलेक्ट्रिक स्पार्क आपने देखा होगा ना। तो इलेक्ट्रिक स्पार्क होता है वो जो चिंगारी होती है, देखिए आपने चिंगारी कभी आपने रात में आप जब बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज से लाइट आती रहती है तो आप प्लग हटाते हैं, स्विच ऑफ करते हैं, फ़ैन को स्विच ऑफ करते हैं, बटन के पास जाते हैं, बटन को स्विच ऑफ या स्विच ऑन करते हैं, तो कभी कभी आपको वहाँ पे चिंगारी दिखती है। तो बेसिकली वो चिंगारी क्या है, वो जो इलेक्ट्रिक, वो भी तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज है ना, वहाँ पे भी तो इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो रहा है ना। तो वही इलेक्ट्रिक चार्ज जब अभी कहीं पे भी उसको हल्का सा भी कहीं पे भी कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज मिल जाता है, फट से जाके उसे अट्रैक्ट हो जाते हैं और वो आपको लाइटनिंग स्ट्राइक के तौर पे दिखाई देता है। वही आपका इलेक्ट्रिक स्पार्क होता है। और यही इलेक्ट्रिक स्पार्क अगर बड़े लेवल पे हो जाए तो यही लाइटनिंग हो जाती है, यही आपकी बिजली चमकना हो जाती है। So an electric spark is an electric discharge flow of electric charges through vacuum, air or any other gas। तो इलेक्ट्रिक स्पार्क जो होता है इसमें भी क्या होता है कि आपको बताया ना कि जो एयर होती है ये भी बाई चार्ज कभी कभी एक कंडक्टर वर्क करने लगती है। इसके जो वैक्यूम्स होते हैं, वो वैक्यूम नहीं, जो इसके मॉलिक्यूल्स होते हैं ये भी कंडक्टर की तरह कंडक्ट करने लगते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को बहुत अच्छे कंडक्ट करने लगते हैं, या कोई भी ऐसी गैस है जो कंडक्ट करने लगते हैं। तो यही चीज़ आपको जो है ऐसा स्पार्क के तौर पे दिखाई देती है। यू वुड हैव सीन दीज स्पार्क एट इलेक्ट्रिक स्विचेस। इलेक्ट्रिक स्विच में आपने देखा होगा, स्विच ऑफ ऑल द लाइट्स एट नाइट एंड देन ऑब्जर्व द स्विच क्लोजली व्हेन यू स्विच ऑफ द फैन। फैन को स्विच ऑफ, रात में क्या करिए, सारी लाइटें बंद कर दीजिए, उसके बाद जाकर के फैन को बंद करिए। अगर आपके यहाँ थोड़ी तेज़ वोल्टेज में या लाइट आ रही हो तो आप देखेंगे उसके पास यू विल मोस्ट लाइकली सी अ स्मॉल फ्लैश ऑफ लाइट। तो आपको थोड़ी सी स्मॉल फ्लैश ऑफ लाइट आपको दिखाई पड़ेगी। दिस इज़ एन इलेक्ट्रिक स्पार्क। ये एक आप इलेक्ट्रिक स्पार्क दिखाई देता है। ये तो बेसिकली बहुत ज़्यादा हो गया, तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन आपको ऐसा एक इलेक्ट्रिक स्पार्क आपको दिखेगा, आपने देखा भी होगा, इंसान देखता रहता है। दिस इज ड्यू टू द चार्जेस जंपिंग अक्रॉस द स्मॉल गैप फॉर्म व्हेन द स्विच इज बीइंग टर्न ऑफ। भाई वो क्या होते हैं, छोटे से चार्जेस होते हैं जिनको अगर ज़रा से भी कहीं पे भी एयर में भी ज़रा सा उसका पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज कहीं पे भी दूसरी गैसेस में भी अगर मिल जाता है, फट से जा करके वो से जा करके अट्रैक्ट हो जाते हैं और वो आपको जो है एक एज अ इलेक्ट्रिक स्पार्क दिखता है। ठीक है, वही अट्रैक्शन आपको इलेक्ट्रिक स्पार्क दिखता है। लाइटनिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ह्यूज इलेक्ट्रिक स्पार्क इन द एटमॉस्फेयर। भाई लाइटनिंग क्या है, वही लाइटनिंग का भी तो यही फंडा है ना। लाइटनिंग में भी क्या होता है, बड़े से बहुत ज़्यादा मैसिव चार्जेस होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है कहीं पे नेगेटिव चार्ज होता है, जाके उसे अट्रैक्ट हो जाते हैं। The flash of lightning that we see is due to the air molecules being heated up to very high temperature। जो flash of light दिखती है हमें तो वो इस वजह से दिखती है, तो क्योंकि भाई जो एयर के मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर, भाई जब वो गर्म हो जाते हैं तो लाइट के वो जब उससे चार्जेस फ्लो होंगे तो लाइट की फ्लैश भी दिखेगी, आपको आवाज़ भी सुनाई देगी। आवाज़ का भी मैंने आपको फंडा बता दिया। ठीक है, चलिए अब हम लोग लाइट टी फॉर द ट्रू स्टेटमेंट एंड एफ फॉर द फॉल्स वन, ये हमेशा के लिए कर लेते हैं इसको थोड़ा सा। अच्छा, एक बात और मैं बता दूं, कुछ सेफ्टी मेजर्स आपको भी और अपनाने चाहिए। वो क्या है कि भाई अगर आप बाई चांस बाहर निकले हुए हैं, लाइटनिंग हो रही है, तो आप ना अम्ब्रेला भी मत लीजिए। अम्ब्रेला आपका ऐसा होता है,
ऐसा होता है ना अम्ब्रेला, सॉरी ऐसी होती है अम्ब्रेला। अम्ब्रेला की आप जो अम्ब्रेला के जो पकड़ते हैं आप ऐसे करके, जो इसकी एक डंडी होती है अम्ब्रेला की, ठीक है, जो इसकी जो डंडी होती है ये बताइए किसकी बनी हुई होती है? ज़्यादातर जो इसकी डंडी होती है जिससे आप पकड़ते हैं वो किसकी बनी हुई होती है? जो रड होती है, तो रड आपकी या तो कॉपर की बनी हुई होगी या आयरन की बनी हुई होगी। अब सोचिए कि अगर आप एक ओपन फील्ड में जा रहे हैं और आपने अम्ब्रेला लिया हुआ है, और ये जो ऊपर जो अम्ब्रेला के ऊपर जो एक रॉड निकला हुआ है, ऐसा घुमा हुआ सा रॉड होता है, ये किसका बना हुआ है? आयरन का। तो आयरन आपको बहुत अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, तो ये क्या होगा? जाकर के बिजली इसी से अट्रैक्ट हो जाएगी। इस वजह से कहा जाता है कि भाई जब लाइटनिंग हो तो अम्ब्रेला लेकर के नहीं निकलना है। नदी वगैरह के पास है, आप नदियों के पास है, ओशियंस के पास है, उसके पास मत जाइए। अगर आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो मोबाइल मत यूज़ करिए। क्यों? क्योंकि मोबाइल्स जो होते हैं वो किससे कनेक्टेड होते हैं? मोबाइल टावर से कनेक्टेड होते हैं। और जो मोबाइल के जो टावर्स होते हैं वो किसके बने हुए होते हैं? बेसिकली वो ज़्यादातर लोहे के बने हुए होते हैं। अब सोचिए, जो लाइटनिंग उन इतने ऊंचे ऊंचे टावर से, बेसिकली उन जो टावर्स होते हैं ना, जो भी कोई भी इलेक्ट्रिक का टावर हो गया या कोई भी टावर होते हैं, तो उन पे ना लाइटनिंग कंडक्टर बने हुए रहते हैं, ताकि भाई अब वो तो लाइटनिंग कभी भी हो सकती है, वो तो पूरे खुले हुए एटमॉस्फेयर में है, खुले हुए एनवायरनमेंट में। तो अगर बार बार लाइटनिंग उनको स्ट्राइक करेगी और वो बार बार ख़राब होंगे तो क्या होगा? हमें नुकसान उठाना पड़ेगा। तो इस वजह से उनमें लाइटनिंग कंडक्टर लगा दिया जाता है। लेकिन फिर भी बाई चांस अगर लाइटनिंग उनको स्ट्राइक करती है, और वो जो आप मोबाइल से बातें कर रहे हैं ड्यूरिंग लाइटनिंग, जब अब लाइटनिंग हो रही हो, लाइटनिंग स्ट्राइक हो रही हो, आप क्या होगा, वो चूँकि भाई जो मोबाइल है वो भी इलेक्ट्रिक चार्जेस से ही तो कनेक्टेड है, उन मोबाइल टावर से ही जो कनेक्टेड है, उन टावर से ही तो आपके मोबाइल में जो है टावर आता रहता है, ठीक है। तो इस वजह से अगर वहाँ पे लाइटनिंग स्ट्राइक होती है, हो सकता है वो चार्जेस आपके मोबाइल पे भी अट्रैक्ट कर जाएँ, वहाँ से चार्जेस जो है वो आपके मोबाइल में भी अट्रैक्ट हो जाए। तो इस वजह से कहा जाता है कि लाइटनिंग के स्ट्राइक के वक्त आप लोग को मोबाइल भी यूज़ नहीं करना है। अगर आप इलेक्ट्रिक जो स्विच हैं, जितने भी स्विचेस हैं, आप उनको बंद कर दीजिए, ठीक है, आप उनको अच्छे से स्विच ऑफ कर दीजिए, ताकि वो बाई चांस अगर कभी लाइटिंग स्ट्राइक हो जाए तो जितने भी फैंस होते हैं, फ़ैन वगैरह होते हैं, पंखे ये जो होते हैं, ये तो इसमें भी इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो होते हैं, तो इजीली उनको अट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। चलिए, इतनी बात होगी। अब चलिए ट्रू फॉल्स कर लेते हैं। द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स इन एन एटम आर कॉल्ड प्रोटॉन्स। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को क्या कहा जाता है? प्रोटॉन्स। बिल्कुल सही है। The lightning occurs because of large amount of electric charge flowing from one cloud to another or from a cloud to the ground. तो सही है, ये भी बात सही है कि भाई लाइटनिंग अकर्स बिकॉज ऑफ अ लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोइंग वन क्लाउड टू अनदर, एक क्लाउड से अनदर, एक क्लाउड से दूसरे क्लाउड में भी जाता है, एक या फिर क्लाउड से ग्राउंड में भी जाता है, या फिर इंटर क्लाउड में भी होता है ना, क्लाउड टू क्लाउड, ये क्लाउड के अंदर ही होता है। तो ये भी सही है। अ ग्लास रॉड कैन नॉट बी चार्ज बाय रबिंग इट विद सिल्क। ये बात तो इन्होंने गलत बता दी कि भाई अगर ग्लास रॉड है ना, ग्लास रॉड है और उसको आप एक सिल्क से क्या कहते हैं, सिल्क का कपड़ा उस पर रब कर रहे हैं, तो वो तो चार्ज हो जाएगा, है ना, उसके अंदर जो चार्ज डेवलप होंगे वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। सॉरी, ये आपका गलत, ये वाला नहीं, सॉरी, एक मिनट सर, इसको ये वाला इरेज कर देते हैं ना। ये हो गया आपका ट्रू और ये हो गया आपका फॉल्स। When an ebonite rod is rubbed with piece of wool, the ebonite rods become negatively charged. ये आपको थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि अगर एबोनाइट रॉड को आप एक वूल के पीस से अगर आप रब करते हैं तो एबोनाइट का रॉड जो होगा वो आपका कैसा हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा या फिर पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो एबोनाइट का रॉड जो है वो आपका नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, ये बात एकदम सही है। जो एबोनाइट का रॉड होता है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है और जो वूल की पीस होती है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। तो यही बात इन्होंने बोली, व्हेन एन एबोनाइट रॉड इज रब्ड विद अ पीस ऑफ वूल, एबोनाइट रॉड बिकम्स नेगेटिवली चार्ज। और क्यों होता है ये भी मैंने आपका डिस्कशन कर लिया था, हमने ज़रूर पढ़िए, पिछले वाला पार्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हेन अ चार्ज बॉडी कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द अर्थ, चार्जेस आर डिस्चार्ज टू द अर्थ। ये भी सही बात है कि भाई जब चार्ज बॉडी जो है वो अर्थ के कॉन्टैक्ट में आती है तो वो चार्जेस जो होते हैं वो अर्थ में डिस्चार्ज हो जाते हैं। इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, अर्थिंग। ये भी सही है। Answer the following questions. What will happen if two charges of the same type are brought close together? अगर आप उनको क्लोज लेकर के आएंगे तो वो क्या होंगे भाई, वो तो एक दूसरे से सेम टाइप के चार्ज है ना, पॉजिटिव, तो क्या होंगे, रिपेल होंगे, दे रिपेल ईच अदर, ठीक है।
या फिर नेगेटिव चार्ज लेकर, कोई सा भी चार्ज अगर सेम टाइप का चार्ज होना चाहिए, एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में गए हैं तो रिपेल करें। व्हाट इज एन इलेक्ट्रोस्कोप? तो इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में तो मैंने आपको बताया था कि भाई इलेक्ट्रोस्कोप एक ऐसी डिवाइस होती है जिसके ज़रिए से हमें डिवाइस दैट वर्क्स ऑन दिस प्रिंसिपल, मतलब ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज, या फिर नहीं सॉरी ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज नहीं, टू डिटेक्ट द चार्ज, टू मेज़र एंड डिटेक्ट द चार्ज, जो डिवाइस होती है उसको हम लोग इलेक्ट्रोस्कोप बोलते हैं। ये आप इसकी डेफिनेशन अपनी बुक में भी देख सकते हैं। भाई इलेक्ट्रिक जो इलेक्ट्रोस्कोप होता है उसका बेसिकली वर्क होता है कि भाई जो इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए, उनको मेजर करने के लिए, ठीक है। तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। मेरी भी आवाज़ थोड़ी सी फंस गई है। एनीवे, बहुत अच्छा लगा होगा आज का जो सेशन है। तो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों को 7th क्लास में 8th क्लास में ज़रूर इनको शेयर कीजिए। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।